आज की वीडियो में हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में गिव फेस रूल तक पढ़ा था, अब गिव फेस रूल के हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। हम कब कहेंगे कि दो बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है? इसकी कुछ कंडीशन होती है। पहला होता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो है तो उनकी बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, और इस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड कंडीशन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड कपल, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और नेट टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर किसी सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। अगला है स्टेट ऑफ द सिस्टम। एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि हमारा कोई सिस्टम रखा है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ बॉडी का प्रेशर होगा, उस सिस्टम का प्रेशर होगा, उस सिस्टम का टेम्परेचर होगा, उस सिस्टम की वॉल्यूम होगी। कहने का मतलब ये है एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें हर प्रॉपर्टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो
और किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू हो, है ना। तो बेटा उस कंडीशन को, उस सिस्टम की कंडीशन को हम स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय प्रॉपर्टी। अगर किसी सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, प्रेशर वही है, वॉल्यूम वही है, फिर भी हमारा जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर चेंज होती है तो उससे हमारा स्टेट भी चेंज हो जाता है। अगला है प्रोसेस। द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। अगर किसी सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है तो वो स्टेट चेंज होने में जो स्टेट चेंज हुआ उसे कहेंगे प्रोसेस। वो किसी न किसी प्रोसेस से स्टेट चेंज हुई होगी। स्टेट नंबर 1 से लेके स्टेट नंबर 2 तक चेंज होने के लिए जो रास्ता फॉलो किया वो उसको कहते हैं प्रोसेस पाथ। मैं इसको भी लिखवाता हूँ बेटा। प्रोसेस पाथ, ठीक है। तो प्रोसेस पाथ क्या होता है? जो इनफाइनाइट स्टेट जिसके थ्रू हमारा सिस्टम पास कर रहा है उस उस रास्ते को क्या कहेंगे? प्रोसेस पाथ कहेंगे। उस रास्ते को प्रोसेस पाथ कहते हैं। प्रोसेस को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस को हम पहली कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और नॉन क्वाजी स्टैटिक
प्रोसेस क्वाजी माने क्या होता है? क्वाजी माने होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। तो ए प्रोसेस इज said to be quasi static, a process is said to be quasi static if it carried out if it carried out very slowly, जहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, carry out in a very slow manner, then the process is said to be quasi static, सेट टू बी क्वाजी स्टैटिक। अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लोली हम कैरीड आउट करें, बहुत स्लोली उसको चलाएं किसी भी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड by solid line on property diagram। प्रॉपर्टी डायग्राम मतलब जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम, ऐसे करके यहाँ पे बनाया हमने वॉल्यूम, यहाँ पे बनाया हमने प्रेशर। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को हम सॉलिड लाइन से ऐसे करके डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ये हमारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे 1 और ये 2, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हमारा क्या है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। A process is said to be non quasi static if it a process is said to be non quasi static if, नहीं, जो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं। अब प्रोसेस इज नॉन क्वाजी स्टैटिक then the process is called non quasi static process। It is represented by
by dash line on property diagram. ये वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है। टू, ये वन। तो हम डैश लाइन से शो करते हैं क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस को, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाउट? अगला है हमारा रिवर्सिबल एंड irreversible process. A process is said to be reversible if reversing its direction follow forward process forward process without leaving any change in the system or surrounding. ये विदाउट लिविंग एनी सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रोसेस ऐसे जा रही है, पहली बात तो ये है कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होगी, क्वाजी स्टैटिक होगी। कैसी होगी? क्वाजी स्टैटिक होगी। ये हमारा वन, ये टू है ना। अगर ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है और ये टू से वन पे हम वापस करें, प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, तो ये इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। irreversible process if the process cannot be reversed, then the process is said to be irreversible process. If the process cannot be reversed, then the process is said to be irreversible. ठीक है। अगर प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब रिवर्स करने पे वो फॉरवर्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है, तो वो कैसी प्रोसेस होगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, है ना। ऑल एक्चुअल
process are irreversible. All actual process are irreversible. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट देखो, all reversible process is quasi-static, but all quasi-static process are not reversible. Cyclic process, a process is said to be cyclic if its initial point or state is exactly same as final point और स्टेट। कोई हमारी साइक्लिक प्रोसेस है तो वो साइक्लिक प्रोसेस कब कहलाएगी, जब उसका फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे वापस आ जाए, है ना। दी मिनिमम नंबर of process required to form cycle is 2। दो प्रोसेस चाहिए होती है एक साइकिल बनाने के लिए, जैसे कि हमने बोला ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो एक प्रोसेस तो हमारा हो गया 1 से 2 ऐसे करके, और दूसरा प्रोसेस हो गया 2 से 1 ऐसे करके, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम दो प्रोसेस चाहिए होती हैं एक साइक्लिक प्रोसेस बनाने के लिए। तो ये 2 प्रोसेस साइकिल। ऐसे हम बात करें, जैसे हमने पीवी डायग्राम बनाया, यहाँ पे वी लिखा और यहाँ पे पी लिखा हमने, और पीवी डायग्राम में हमने इस तरह से बनाया, एक ऐसे फिर इस तरीके से। ठीक है, ये 1 2 3, तो 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 3 दूसरा प्रोसेस, 3 से 1 तीसरा प्रोसेस, तो ये 3 प्रोसेस साइकिल है, 3 प्रोसेस साइकिल। यहाँ पे लिखा V, यहाँ पे लिखा P, है ना। अगर हमने ऐसे बना, एक ऐसे फिर ऐसे, ऐसे बना, जहाँ एक ने इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे एक, और ये इस तरीके से। तो एक प्रोसेस ये हो गया, दूसरा प्रोसेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। 1
2 3 4, है ना। तो इस साइकिल में 4 स्टेट हैं, स्टेट कितने हैं, 4 हैं, प्रोसेस कितने हैं, 4 हैं, तो इसको कहेंगे 4 प्रोसेस साइकिल, 4 प्रोसेस साइकिल। यहाँ पे वॉल्यूम बनाया, यहाँ पे हमने प्रेशर बनाया, ये ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारी ये 5 प्रोसेस साइकिल है, 5 प्रोसेस साइकिल। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आया होगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ बॉडी A is in thermal equilibrium with body B and also separately with body C, then B and C are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि हमारी ये ए बॉडी है, यहाँ पे हमारी बी बॉडी है, यहाँ पे हमारी सी बॉडी है। अगर ए और बी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही हमने बोला ए इधर बनाया, बी इधर बनाया, सी इधर बनाया, और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका अर्थ ये है, थर्मल इक्विलिब्रियम माने कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो चुका है। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे ए है ना, बी है ना, तो ए ये हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics gives the basis of temperature measurement। ठीक है, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, अगला देखो, टाइप्स
ऑफ थर्मोमीटर, है ना। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप ऑफ थर्मोमीटर, फिर यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल, फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर प्रिंसिपल पे वर्क करता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है ना। और प्रॉपर्टी क्या है इसका, इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। दूसरा है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल का बात करता है सी बैक इफेक्ट, है ना। और इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो है ईएमएफ वोल्टेज। इस ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसमें। अगला है हमारा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, इसमें हमारा प्रिंसिपल कौन सा काम करेगा, इसमें काम करेगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम। फिर हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या होगा, प्रेशर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर। ठीक है। आइडियल गैस थर्मोमीटर does not depend on material of construction of thermometer। ठीक है। आइडियल गैस थर्मोमीटर हमारा मटेरियल, हमारा थर्मोमीटर किस मटेरियल का बना है उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एक हमारा पॉइंट है कि डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू हमारा होगा T माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 5।
ये टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए। ठीक है, डी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर, सॉलिड और लिक्विड वाटर के तीनों फेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें फेस कितने हो गए, 3 हो गए हैं, कंपोनेंट 1 है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव फेस रूल के अकॉर्डिंग, गिव फेस रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टीपी, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है हमारा, ये होता है 273.16 केल्विन, या इसको लिख सकते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, है ना। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होगा हमारा, 0.611 किलो पास्कल, है ना। जहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4.6 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, बिफोर 1954, बिफोर 1954 टेम्परेचर मेजरमेंट का क्या इक्वेशन थी हमारी, T बराबर 100 ब्रैकेट में P माइनस पी आई अपॉन पी एस माइनस पी आई, है ना। पी आई क्या होता है, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। पी एस क्या है हमारा, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और P क्या है हमारा, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T। ठीक है, अगला हमारा है आफ्टर 1954, मतलब 1954 के बाद टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अलग इक्वेशन यूज़ करते हैं। T बराबर कितना हो जाएगा, 273.16, है ना, P बाय पी टी पी। ठीक है, P क्या है, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T। और PTP क्या है, प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर
टू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, टू ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हमने आप काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक बेटा आप सबको समझ में आया है ना? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एक बार रीचेक कर लेते, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया हमारा, कोई लेफ्ट आउट तो नहीं रह गया हमारा कोई पॉइंट। लगभग सारे पॉइंट कवर अप हो गए हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं बेटा। इसी तरीके से हम यूपीपीएससी की पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत कुछ अच्छा हमने पढ़ा है ना? इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। एक बार हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे, प्लस और आपकी उसके बाद जीके की क्लास स्टार्ट होगी, है ना? तो मार्च 31 तक आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।